Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। गाइस, अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि कैसे उत्तराखंड में जो है वो कैसे ग्लेशियल जो लेक थी वो आउटबर्स्ट हो गई और कितना ज्यादा फ्लड आया और अप्रोक्सीमेटली जो है कितने ज्यादा हमें 15 से 20 लोग जो हैं अभी शायद उनकी डेथ हो गई है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज है जिसका नाम है तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज में क्यों है? ये एक पावर प्लांट है। ये कहाँ पे है? इसको पूरा नाम है इसका तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट। ये एक 520 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था? ऑन डोली गंगा रिवर, जो कहाँ पे है? इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। जो अभी आपको ये जो फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में रिसेंटली, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ के? उत्तराखंड में। तो ये एक प्रोजेक्ट था जो कहाँ पे बना था? दौली गंगा रिवर पे। दौली गंगा रिवर जो है ये एक गंगा की ही ट्राइब्यूटरी बोल सकते हैं, या गंगा यहीं से निकली है। दौली गंगा जो है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द वसुधारा तल, परहैप्स से एक लार्जेस्ट ग्लेशियल लेक है उत्तराखंड में। दौली गंगा फ्लो करती है इन अ मियांडरिंग कोर्स। जैसे स्नेक की मूवमेंट होती है, स्नेक चलता है, वैसे ही दौली गंगा का फ्लो है। तो विच टेक इट्स थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क गाइस कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। रिवर जो है ये मर्ज होती है अलकनंदा के साथ एट द विष्णु प्रयाग। अगर आपको रिवर सिस्टम में पता है तो गंगा सिस्टम है। गंगा जो है वो कैसे बनी है? वो अलकनंदा के साथ मिलके और भागीरथी के साथ मिलके ये बनी है। और जो अलकनंदा है ये विष्णु प्रयाग में मिलती है इस दौली गंगा को, और वहां से फिर बाद में अलकनंदा और भागीरथी बनती है और वो गंगा जो है वो बनाती है। तो ये रिवर भी पार्ट है गंगा का। द रिवर टर्न इनटू अ डेथली टोरेंट ऑन द संडे आफ्टर पार्ट ऑफ द नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एंड कोलैप्स्ड इनटू इट। तो ये इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो तपोवन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है और कौन सी रिवर के अलोंग है? तो कौन सी रिवर के अलोंग है गाइस? दौली गंगा। और दौली गंगा के बाद दौली गंगा अलकनंदा को कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। और फिर बाद में अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देव प्रयाग में मिलती है और वहां से गंगा सिस्टम जो है वो गंगा रिवर सिस्टम जो है वो बन जाता है। तो गाइस दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो अभी रिसेंटली हमें डिजास्टर देखने को मिला तो उसके रिलेटेड ये न्यूज थी। नेक्स्ट इज मताओ। मताओ क्या है? मताओ इज ए कम्युनिटी इन द वेस्ट बंगाल। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मताओ कम्युनिटी जो है वो कौन सी स्टेट की है? तो वो कौन सी स्टेट की है गाइस? वेस्ट बंगाल। तो मताओ कम्युनिटी जो वेस्ट बंगाल की है ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। क्यों थी? क्योंकि ये जो कम्युनिटी है इसके जो मेंबर्स हैं ये आइदर साइड ऑफ बंगाल बॉर्डर के आइदर साइड में इसके मेंबर्स रहते हैं। ये सबसे सेकंड अभी आपको पता है बंगाल में इलेक्शंस अनाउंस होंगे, ठीक है, इलेक्शंस होंगे अभी स्टेट के। तो बंगाल में जो सबसे ज्यादा भी पॉलिटिक्स का बड़ा वहां देखने को मिल रहा है, तो जो मतुआ कम्युनिटी है वो सेकेंड नंबर हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है बंगाल की, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में थी। तो इट इज एसोसिएटेड विद द रिलीजियस मूवमेंट बिगन 1870 में एक मूवमेंट हुई थी, जो मूवमेंट चलाई थी हरिचंद ठाकुर ने। जो नाम शूद्र इज कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, जो सफल दंगा इन द ईस्ट बंगाल रीजन से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो मताउस जो कम्युनिटी है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है द सेकेंड लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो 1950 में मताओ को एक फेडरेशन भी एस्टैब्लिश की गई। तो बड़े सालों से जो मताउस हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एक अमेंडमेंट लाई जाए सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003 में, ताकि क्योंकि वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इनकी रिफ्यूजीज को जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए गाइस ये कम्युनिटी आपसे इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मताओ कम्युनिटी जो है वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल ई विद्वान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, नेवा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्यों न्यूज में था? क्योंकि अब जो है ये प्रोजेक्ट सबसे पहले नहीं, ये प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली
लॉन्च किया गया है कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में ये लॉन्च किया गया है। तो इस जो मिशन है नेवा मिशन, इसका काम क्या है, जितने भी विधानसभा हैं, विधानसभा क्या होती है गाइस, स्टेट असेंबलीज होती है, हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको विधानसभा बोला जाता है। तो ये इसका जो मोटिव है इस प्रोजेक्ट का, कि ये है कि जितनी भी विधानसभा है थ्रू आउट द कंट्री उसको डिजिटली कनेक्ट कर सके, ठीक है। ई विधान इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में इस मिशन को इंक्लूड किया गया है। तो इसकी गाइस नोडल मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। तो फंडिंग ऑफ नेवा इज ऑन द पैटर्न ऑफ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये जो इसकी फंडिंग है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू जो है फंडिंग दी जाती है। जैसे 60-40 रेशियो है स्टेट्स के लिए, 90:10 रेशियो है नॉर्थ ईस्ट के लिए और हिली स्टेट्स के लिए, और 100% जो दिया जाएगा किसको, बाय द सेंटर, किसको, यूनियन टेरिटरीज को। तो टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक ई असेंबली बनने जा रही है या पेपर असेंबली बनने जा रही है, एक कॉन्सेप्ट है जो इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द असेंबली, ताकि जितना भी असेंबलीज का वर्क है वो डिजिटली कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। जितने भी लेजिस्लेचर है कंट्री के उनको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में ला सके, एक ताकि जो है एक मैसिव डाटा डिपॉजिटरी बन सके विदाउट हैविंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मल्टीपल एप्लीकेशन। जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा चैनल्स होते हैं, लोकसभा टीवी होता है, तो वो भी उनकी लाइव वेबकास्टिंग होती है। तो ताकि जब ये डिजिटली जो है कनेक्ट हो जाएंगे असेंबलीज, तो उनकी भी लाइव जो आपको टेलीकास्टिंग या वेबकास्टिंग है वो देखने को मिलेगी। दूरदर्शन हैज ऑलरेडी बीन अनेबल्ड विद प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट सिमिलर फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल। तो गाइस नेशनल सेफ्टी काउंसिल से आपको याद रखना है कि ये चीज क्या है, जितने जैसे लेबरर्स है, लेबरर्स की सेफ्टी के लिए, ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन में या एक कंपनी में उनकी जो है सेफ्टी के प्रोविजंस हो हर एक कंपनी में, तो उसके लिए एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनाई गई है। तो श्री जो SN सुब्रमण्यम है उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो ये जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है ये किसने सेटअप की थी, ये सेटअप की थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन March 1966। It was established to generate, develop and sustain a voluntary movement on safety, health and environment at the national level। ये एक एपिक्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है जो रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी मैं बताऊंगी ये क्यों न्यूज में था। और गाइस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपसे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट PSC हो या UPSC हो या वो JK SSB के भी एग्जाम्स हो या वो 4th क्लास लेवल के भी एग्जाम हो। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है उसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ऑर्डर किया कि वहां के पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पेडी रेड्डी रामचंद्र, उनको क्या हाउस अरेस्ट में रख दिया टिल February 21, ताकि जो है क्योंकि वहां पे इलेक्शंस होनी थी, ताकि जो है वो इलेक्शन जो ग्राम पंचायत की इलेक्शंस है वो अच्छे से हो जाए। ऑल्दो ये ऑर्डर था इसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है वेदर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने वहां के जो मिनिस्टर हैं, वहां के जो लोकल MLA हैं, किसके MLA हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है रूरल पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के, कि क्या कोई भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसी को ऐसे मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट कर सकता है। तो वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस मिनिस्टर ने आर्ग्यू किया है कि इन्होंने क्या किया है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है, और ऑल्दो इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये किसने बोला है, ये इस मिनिस्टर ने बोला है। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि वेदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनकी ये पावर है या नहीं। तो ये मिनिस्टर ने बोला है कि ये जो है वायलेट किया गया मेरा आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। तो गाइस
फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, तो प्लीज आप गो थ्रू, आप अपनी बुक्स खोलें और गो थ्रू करें इन आर्टिकल्स को, ये आर्टिकल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर्स हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर हैं, वो आर्टिकल 243 के, ठीक है। तो 243 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पावर है कि वो क्या कर सके, वो डायरेक्ट कर सके डीजीपी ऑफ द स्टेट को, ठीक है। उसके पास ये पावर है कि वो डीजीपी ऑफ द स्टेट को बोले, और कोई भी मिनिस्टर है जिसको चाहे, कोई रेजिडेंशियल कोई मिनिस्टर है उसको अपने हाउस अरेस्ट कर सकता है तब तक जब तक जो है लोकल या ग्राम पंचायत इलेक्शंस की जो इलेक्शंस होंगी वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो पाए। तो ठीक है, तो गाइस इसका क्या आंसर था, यस, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर है और वो डीजीपी को बोल सकता है कि किसी मिनिस्टर को जब तक वो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए उसको हाउस अरेस्ट में रखने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में क्या डिफरेंस है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस करवाते हैं इन द पार्लियामेंट की इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन करवाते हैं सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक पावर्स दी हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूट किया है एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। तो क्या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सिमिलर पावर्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर पावर्स हैं, ठीक है। क्या सिमिलर पावर्स हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आर मोस्ट आइडेंटिकल टू द आर्टिकल 324 ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इन दोनों को सेम स्टेटस मिलता है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को भी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर है वो 243 के आर्टिकल में है और इलेक्शन कमिश्नर की आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या गाइस जो कोर्ट है क्या इस इलेक्शंस में वो इंटरफेयर कर सकते हैं, नहीं, कोर्ट जो है वो इलेक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, जब इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो तब थ्रू पिटिशन, अगर कोई पिटिशन फाइल करता है कि इलेक्शंस में ऐसे ऐसे कोई गड़बड़ हुई है, तब कोर्ट इंटरफेयर करेगा। कोर्ट जो है वो भी इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं करता, सो मोटो नहीं करता, वो इंटरफेयर करता है बाय द पिटिशंस। तो गाइस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप जो है अपने बुक्स में से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट इज होप मिशन। होप मिशन क्या है, ये यूएई का पहला मिशन है मार्स पे, ठीक है। होप मिशन क्या है, ये पहला अरब इंटरप्लेनेटरी मिशन है, इज एक्सपेक्टेड टू रीच मार्स ऑर्बिट ऑन ट्यूसडे in what is considered the most critical part of the journey to unravel the secrets of the weather on the red planet। ये मार्स में लैंड नहीं करेगा, ये मार्स के अराउंड घूमेगा, सिर्फ ऑर्बिट करेगा और वहां के जो वेदर है उसके बारे में बताएगा कि जो वेदर है मार्स का वो कैसा है। तो इस मिशन का ऑफिशियल नाम क्या है, एमिरेट्स मार्स मिशन, ठीक है गाइस, क्या नाम है, एमिरेट्स मार्स मिशन। और इसके ऑर्बिटर जो घूमेगा अराउंड द मार्स उसका क्या नाम है, होप और अल अमाल, ठीक है, क्या नाम है, होप एंड या और अल अमाल। द होप मिशन इज अ मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट which will study the thin atmosphere of the Mars। ये पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है फॉर द अरब वर्ल्ड, ये अरब वर्ल्ड का पहला मिशन है, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो कितनी है, मतलब कितनी देर के लिए जो मिशन जो है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द ऑर्बिटर, जो ऑर्बिट करेगा अराउंड द मार्स। ये जो है द होप प्रोब हैज अ मिशन लाइफ ऑफ 1 मार्टियन ईयर। 1 मार्टियन ईयर कितना होता है गाइज, विच इज ऑलमोस्ट 2 अर्थ ईयर, मतलब 2 साल अर्थ के वो होता है, इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू द 1 मार्टियन ईयर। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि अंडरस्टैंड करना क्लाइमेटिक
climate dynamics or global weather map of the Mars by studying the lower atmosphere of the Mars, और explain करना how the weather of the Mars affects escape of hydrogen and oxygen by correlating conditions in the lower and upper atmosphere, और अंडरस्टैंड करना प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट गैसेस, चाहे वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है अपर एटमॉस्फेयर में, एंड व्हाई मार्स इज लूजिंग दीज गैसेस टू द स्पेस, ये सब अंडरस्टैंड करना। Last news of the day is why is a glacier outburst flood and why does it occur? तो गाइज आप सबने अगर न्यूज को फॉलो किया है, सबको ही पता होगा कि अभी जो है उत्तराखंड में हमें ये ग्लेशियर आउटबर्स्ट देखने को हमें ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो था हमें देखने को मिला, और कैसे इतना ज्यादा मैसिव फ्लड हमें देखने को मिला और उससे कितने लोगों की जानें भी चली गई। तो हम बात करते हैं कि क्या होता है ये ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड और ये कैसे अकर हुआ। तो पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड रिसेंटली विटनेस मैसिव फ्लडिंग आफ्टर द चंक ऑफ द नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एट द जोशीनाथ इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपने देखा कि कैसे मैसिव फ्लडिंग हुई जब क्या हुआ कि थोड़ा चंक ऑफ द नंदा देवी ग्लेशियर। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि नंदा देवी जो है वो हमारे इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, आफ्टर विच पीक, आफ्टर कंचनजुंगा। कंचनजुंगा कौन सी स्टेट में है गाइस? सिक्किम में। तो नंदा देवी का कुछ कोई चंक था ग्लेशियर का, वो टूट गया और उसकी वजह से मैसिव फ्लड्स हमें देखने को मिले। तो मैं बात करती हूँ ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड है ये है क्या? ये एक आउटबर्स्ट होता है दैट हैपन्स व्हेन अ डैम कंटेनिंग अ ग्लेशियर लेक फेल्स। एक लेक थी, ठीक है, एक लेक थी, तो लेक में एक डैम बना हुआ था, तो डैम में कुछ इतना प्रेशर डेवलप हो गया कि वो डैम फट गया। अब ऑब्वियसली जब डैम फटेगा तो उस लेक में से जो भी ग्लेशियर होगा या वो होगा वो तो आउटबर्स्ट होना ही है। तो ये रीजन था जो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर हमें देखने को मिला। तो हमें ये जो ग्लेशियर, ये जो अभी आउटबर्स्ट फ्लडिंग हुई है ये 2013 में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। तो कैसे एक केदारनाथ क्लैमिटी हमें देखने को मिली थी, वो भी एक ग्लेशियर ब्रेक हुई थी, कॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन इन द अपर रीजन्स ऑफ द इकोलॉजिकल फ्रेजाइल हिमालय। ठीक है, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि अराउंड 150 लेबरर्स वर्किंग एट पावर प्रोजेक्ट इन तवापन रेनी आर मिसिंग। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के फीचर्स क्या हैं? दे इन्वॉल्व सडन रिलीज ऑफ वाटर। अब फ्लड आएगा तो सडन रिलीज होगा पानी का, तो ये क्या होता है? रैपिड इवेंट्स होते हैं, या तो ये कुछ घंटे तक चलते हैं या तो ये जो है वो डेज चलते हैं। दे रिजल्ट इन लार्ज डाउनस्ट्रीम रिवर डिस्चार्ज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिवर डिस्चार्ज जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, विच ऑफन इंक्रीजेस बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्यों ये ग्लेशियर ब्रेक जो हमें देखने को मिलती है? या तो इरोजनल एक्टिविटीज से ये बिल्डअप प्रेशर हुआ, ये जो अभी हमें देखने को मिला, ये इसका रीजन क्या था? बिल्डअप प्रेशर डेवलप हुआ, वाटर प्रेशर बाय द डैम जो था वो फटने की वजह से डैम में प्रेशर बिल्ड हो गया। यहाँ कोई एवलांच आया स्नो का या रॉक का, अर्थक्वेक आया अंडर द साई, मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन अ ग्लेशियर लेक when a large portion of an adjacent glacier collapse into it। तो इसका गाइस क्या इम्पैक्ट पड़ा? ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट हुई, इसकी जो पानी था आपको बहुत वॉल्यूम में दिखा। ठीक है, तो कितना जो पानी था, इसने इतना पानी होल्ड किया हुआ था, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो पानी रिलीज हुआ और फ्लड देखने को मिला, और कितनी जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, लाइफ का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ नंदा देवी ग्लेशियर है क्या। द नंदा देवी ग्लेशियर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, जिसको बोला जाता है नंदा देवी माउंटेन। ये एक सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर कंचनजुंगा। कंचनजुंगा हाईएस्ट है हमारे इंडिया में। ठीक है, और कंचनजुंगा जो कहाँ पे है? इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड नेपाल। और कौन सी स्टेट में है गाइस? सिक्किम में। तो ये रहा आज का लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो उसका जो है जब वो वीडियो आए और आपको पता चले, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।